ऑफ आगरा की ओर से कलम आगरा की इस कड़ी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कलम हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित करने का प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक प्रयास है। अपने लोग अपनी भाषा। एहसास वुमेन ऑफ आगरा और प्रभा खेतान फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है आईटीसी मुगल। अब मैं आईटीसी मुगल से स्वागत संबोधन करने के लिए आईटीसी मुगल के जीएम मिस्टर रजत सेठी को आमंत्रित करना चाहूँगी। Namaskar friends, I welcome you all ladies and gentlemen for this event on behalf of ITC Mughal for the Kalam event today, where we have with us Ms. Pratiksha Sinha. It gives us Ms. Pratiksha Sinha. It gives us immense pleasure that ITC Mughal is the hospitality partner for the event, and it is very interesting to share that Pratiksha ji is a manager at Power Grid, and over the weekend she takes out time and wherein she pens down her experiences and thoughts to break the monotony. So it's a pleasure to have you all over for this event, and we will get to know more about the author and the launch of the Barish Ghar, the new collection. Thank you. Thank you very much, Mr. Rajat Sethi. आज हमारे बीच उप महाप्रबंधक विथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत प्रत्यक्षा सिन्हा जी मौजूद हैं। इन्हें लेखन के साथ संगीत और लिबरल आर्ट्स में भी काफ़ी रुचि है। अगर विस्तार में इनके लेखन की बात की जाए तो शायद एक शाम भी बहुत कम पड़ जाएगी। प्रत्यक्षा जी ने 2006 में लेखन की शुरुआत की और दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में यह लिखती हैं। इनकी लिखी गई कहानियाँ जंगल का जादू तिल तिल, पहर दोपहर ठुमरी, एक दिन माराकेश, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, बारिशगर, रेन सॉन्ग, मीट मी टुमारो और कुछ कहानियाँ जो एंथोलॉजी में सम्मिलित हुई हैं, जैसे अ पीस ऑफ स्काई, 1984 इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन, संगम हाउस रीडर, इन योर शूज, शी स्टूप्स टू किल, ये सारी ही काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनकी कविताएं 2013 में रेड लीफ पोइट्री अवार्ड्स की लॉन्ग लिस्ट में भी शामिल हुई थी। साहित्य में प्रत्यक्षा जी के लेखन को बहुत सराहना दी गई है और इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे 2011 में सोनभद्र कथा सम्मान, 2012 में इंडो नॉर्वेजियन पुरस्कार, 2013 में कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप से इन्हें नवाजा गया है। 2018 में हंस कथा सम्मान भी इन्हें नवाजा गया था। तो आइए तालियों से प्रत्यक्षा जी का स्वागत किया जाए और आज इनसे बातचीत करेंगी अपर्णा पोद्दार जी, जो आगरा कॉलेज में इतिहास की प्रवक्ता रहने के साथ साथ ही साहित्य और सामाजिक विषयों में विशेष रुचि रखती हैं। तो चलिए गुफ्तगू का दौर शुरू किया जाए। थैंक यू शुदा। हमारी विभाग एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने तजुर्बे, अपना एहसास बड़े संजीदगी से संजोए हैं और फिर उन्हें किताब के पन्नों पर बड़े करीने से उकेर दिया है। आपका स्वागत है प्रत्यक्षा जी। शुक्रिया, और शुक्रिया प्रभा खेतान और फाउंडेशन और एहसास विमेन ऑफ आगरा, ये आपका खूबसूरत शहर। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मैं हूँ आप सबके साथ और अच्छी बातचीत रहेगी और आई होप कि आप लोग सब एंजॉय करिएगा। प्रत्यक्षा यानी अपरेंट, क्लियर, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। प्रत्यक्षा जी, हमने सुना है आपको सिर्फ प्रत्यक्षा कहलाना पसंद है, प्रत्यक्षा सिन्हा ने, जबकि आजकल शादी के बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उसके बाद फैमिली नेम जोड़कर चलने का रिवाज है। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न? एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऑफकोर्स इसमें तो उम्र बढ़ने वाली बात नहीं है, मतलब मिनिमलिस्टिक लाइफ जो होता है उसमें नाम भी मेरा मिनिमलिस्टिक है, वन नेम ओनली। एक्चुअली इसके पीछे मेरे फादर, उनका कहना था, वो अपने समय के बहुत आगे थे,
कि सरनेम से कास्ट डिनोट हो जाता है, तो लेट्स डू अवे विथ इट। तो इससे ऐसा करें कि सरनेम ना हो। तो हम भाई बहनों के नाम में सरनेम नहीं था, तो प्रत्यक्षा था। ऑल्दो 10th में जब हम ICSE का एग्ज़ाम दे रहे थे तो कहा गया कि अगर आपको नाम अभी एक ही नाम है और आपको सरनेम लगाना है तो ये मौका है कि आप कर दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, तब तक मैं बड़ी हो गई थी और मुझे लगा कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक स्टेप है कि हाउ डू वी डू अवे विथ दिस कास्ट थिंग। तो मैंने प्रत्यक्षा ही ऑप्ट किया कि यही नाम रहे मेरा। ऑल्दो इससे कई बार बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, पासपोर्ट, वीज़ा, कहीं आप बाहर जाएं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ होता है कि आपका नाम ही नहीं है, दूसरा सरनेम यू डोंट हैव। पर डिस्पाइट ऑल दैट मुझे लगता है कि ये अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड शुरू में शादी के बाद मजाक करते थे कि तुमने सरनेम भी नहीं लिया मेरा। सो इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद प्रत्यक्षा और मेरा ऑफिशियल नाम यही है। एंड दैट इज़ हाउ आई ऑल्सो आइडेंटिफाई माई सेल्फ। तो कोई प्रत्यक्षा सिन्हा बोलता है तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। आई हैव लिव्ड विद ओनली प्रत्यक्षा। प्रेजेंट सिनेरियो में बड़ा सही है सेक्युलरिस्ट होना इस तरह से। एक और पर्सनल सवाल आपसे करूँगी। आपका डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर इंसिडेंटली मेरा। माय गॉड, दिस इज वंडरफुल। स्कॉर्पियंस के लिए कहा जाता है कि उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। आप पत्नी हैं, माँ हैं, कैरियर वूमेन हैं, आर्टिस्ट हैं और ऑथर हैं। जितने रोल उतने चैलेंजेस। कैसे कर पाई आप ये सब? कुछ संघर्ष करना पड़ा, इस पड़ाव तक कैसे पहुंची, इस जर्नी को हमें बताइए। पढ़ती थी तो ये लगता था कि कुछ नौकरी करनी है। और मेरी माँ खुद कॉलेज में पढ़ाती थी तो उनका भी मानना था कि हर लड़की को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और ये मन में बहुत, तब हमारे जनरेशन में भी बहुत सारे यंग लोग यहाँ पे हैं, मे बी उनके लिए बहुत ही अजूबा नहीं है, बिकॉज आजकल तो हर लड़की काम करती है। हमारे समय में इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये बहुत डीपली इनग्रेन था कि कुछ करना है। तो वो नौकरी आ गई, मतलब पढ़ाई ख़त्म करके हाँ कैरियर पे आप आ गए। लेकिन घर में लिखने पढ़ने का बहुत माहौल था। मेरी माँ लिखती थी, मेरे फादर बहुत, माँ गाना भी गाती थी बहुत बढ़िया और रेडियो स्टेशन से गाती थी, और मेरे फादर कोई मैगजीन निकालते थे। सो इस तरह का बहुत पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था। और फादर जब टूर से वापस आते थे तो इंस्टेड ऑफ बाइंग ड्रेसेस और एनीथिंग एल्स वो किताब लाते थे। तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड होके वी वुड ओपन द सूटकेस कि क्या इस बार कौन सी किताब आई है। तो पढ़ते पढ़ते लगता था कि लिखना भी है किसी दिन। तो शादी हुई और आप नौकरी है, और बहुत ही, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँ तो बहुत ही या कमिटमेंट एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है मेरा। 9 से 5:30 का है, पर मोस्टली 9 से 7 तो इजीली हो जाता है। वीकेंड ऑफ है पर सैटरडेज बहुत बार ऑफिस जाना पड़ता है। तो और फाइनेंस की मगजमारी करने के बाद दिमाग एकदम से इट्स लाइक टोटल एम्प्टीनेस। तो उसमें ये था कि लिखना है कभी। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। और मुझे लगा कि ये जो नौकरी और फैमिली चलाने की जो जद्दोजहद जो हर औरत को फेस करनी पड़ती है, वी आर ऑल मल्टीटास्किंग ऑल द टाइम, उसमें अपने आप को एक एंकर देने के लिए कोई भी राइटिंग या कोई क्रिएटिव आर्ट, आई थिंक वो आपको एंकर देता है और आपको डिस्ट्रेस करता है। सो कई बार मेरे कई दोस्त कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, और मैं कहती हूँ आई डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि मैं या तो पेंट कर रही हूँ या लिख रही हूँ। तो जब ये कर रही हूँ तो आई एम टोटली अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ऑफिस में या घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप निकल जाते हैं, यू आर इन सम अदर वर्ल्ड, और कोई दूसरी दुनिया में आप चले जाते हैं वेयर यू आर क्रिएटिंग। और वो जो डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, आई थिंक दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी। आपको बहुत खुशी मिलती है, और इसी वजह से जब आपको कोई चीज़ करना अच्छा लगता है तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट। यस, अच्छी बात है। डिटर्मिनेशन की इसमें खास बात होती है जहाँ तक मैं समझती हूँ। प्रत्यक्षा जी, जब आप कुछ लिखने बैठती हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका? क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, या किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं कि मैं फ़ौरन इस पर लिखूँ बैठ जाऊँ?
मेरे लिखने की जो दुनिया है या इवन पेंटिंग की दुनिया है वो बहुत इंटीरियर वर्ल्ड की दुनिया है। एक्सटर्नल नैरेटिव तो मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये कहानी है, या ना, जितनी भी कहानियाँ हम पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं तो वो दुनिया आपको दिखती है आपके आसपास अपने जीवन में भी। लेकिन जो अंदर की दुनिया है, मन की जो दुनिया है, जो इमोशंस की दुनिया है, मेरा मन करता है कि मैं उसको पकड़ूं कि किसी एक वक्त पे हम क्या क्या महसूस करते हैं। तो जैसे कोई घटना होती है, इट्स लाइक एन आइसबर्ग कि आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, बहुत सारा हिस्सा छुपा रहता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस छुपे हुए हिस्से को कैसे पकड़ लूं और उसको बाहर लेके आऊं। और इसमें मुझे लगता है रिलेशनशिप्स को की जो जटिलता होती है उसको अगर मैं पकड़ लूं और उसके पूरे परतों को अगर खोल दूं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत जो सांकेतिक तरीके से चीज़ें कही जाएं, जो बहुत ही लाउड ना हो, बहुत ही हर समय हाईलाइटेड ना हो। जैसे अभी सुबह इनफैक्ट टाइम पास करने के लिए मैं कोई टीवी चैनल देख रही थी, कोई पुरानी फिल्म थी, आई थिंक 70s 80s की कोई फिल्म होगी, और विलन है वो कुछ करता है बदमाशी, एंड देन ही एक्सप्लेन्स इट कि मैं ये कर रहा हूँ, यू नो, सो दैट द ऑडियंस नोज कि हाँ ये कर रहा है वो। सो आई फील द ऑडियंस इज, और या पार्टनर है या जो हम लोग हैं, हम तो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझ में आ रहा है। सो लिखने में भी जब कहानी कोई कही जाती है तो बहुत ही लाउड और बहुत ही लीनियर तरीके से सब बात बता देना, मुझे लगता है कि वो आप अपने पाठक को कहीं अंडररेट कर रहे हैं। और कोई ऐसी ज़मीन छोड़नी चाहिए उसके लिए कि वहाँ से उसकी कल्पना फिर उड़ान ले, कि जब वो एक कहानी पब्लिक स्पेस में आती है तो वो राइटर की ख़त्म हो जाती है, फिर वो उतनी कहानी हो जाती है जो हर ऑडियंस उसको, हर पाठक पढ़ता है, क्योंकि वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है, अपने तरीके से एक फ्लाइट लेता है उसमें। तो मेरी कोशिश ये रहती कि मैं इस तरह की चीज़ों को जितना पकड़ पाऊँ, जितने ट्रांसपेरेंटली मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूँ विजुअली, वो कोशिश करती हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन भी है साथ में, और एक तरीके का लगाव या अटैचमेंट पाठक के साथ बनाना। तो मैं आपके बारे में देख रही थी, पढ़ा मैंने कि आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर लिख रही हैं और एक सिलसिला चल रहा है, एंड यू हैव बीन बाइंडिंग यूथ एंड एडल्ट्स बोथ, एल्डर्स। तो कैसे आप कर पाती हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप से वाकिफ़ हैं, दो जनरेशन के बीच के गैप को समझना और फिर इसको एक्सप्रेस करना, समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, यूथ एंड एल्डर्स बोथ। मैं लिखती रहती हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत पास्ट पे जाती हूँ, और बचपन की कहानियाँ या बचपन के अभी की बात हो रही थी तो हिंदी में कैसे लिखती हैं, तो मैंने कहा था कि मैं वहीं पे बोलूँगी। तो ये कह रही हूँ कि बहुत से शब्द जो हमसे छूट गए हैं, अब बचपन में हम बहुत सारे शब्द सुनते थे, वो निकल गए हमारे वोकैबुलरी से। और जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ जो एक टिपिकल बिहारी हिंदी वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, वो दिल्ली आके वो सब चीज़, वो दुनिया ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है जब मैं लिखने लगी तो आई स्टार्टेड रिकॉलिंग ऑल दोज वर्ड्स, कि मैं इसको लेके आऊँ, इसको सहेज लूँ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर द पीपल हु आर रीडिंग इट। तो हमारे यहाँ बहुत रिच ट्रेडिशन है लैंग्वेज का, वी हैव गॉट सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस, और हिंदी भी एक जैसे हिंदी का बहुत वेरिएशन है इन एवरी प्लेस। आगरा में शायद थोड़े अलग अलग शब्द आप इस्तेमाल करते होंगे, कहीं और आप जाएंगे तो थोड़े और शब्द मिलेंगे। तो उन चीज़ों को कोशिश रहती कि उसको मैं फिर से लेके आऊँ। तो एक तरह से जब मैं वो करती हूँ तो मैं बहुत पास्ट में चली जाती हूँ, अपने माँ की कहानियाँ, अपने नानी और दादी की कहानियाँ, उस तरह से। एंड देन फिर मुझे लगता है कि मैं एक मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रही हूँ, एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, तो ये भी दुनिया मेरे हाथ से नहीं फिसलनी चाहिए। तो ये जो अभी हम जिस समय को देख रहे हैं उसको अगर अनदेखा कर दें अपने लिखे में तो बहुत ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं दोनों के बीच में एक ब्रिज बना के रखूं कि वो दुनिया भी ना छूट जाए और ये जो आज की दुनिया है वो भी पकड़ में रहे। द इश्यूज जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं, द सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल दैट दे आर लिविंग, इनकी भाषा अलग है, ये अलग जार्गन इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में मेरी बेटी या मेरे माय सन व्हेन दे टॉक दे यूज सर्टेन वर्ड्स
जिसको हम किसी और तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि ये इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो उनकी लैंग्वेज फ़र्क हो गई है। सो वी हैव टू, अगर हम सब छोड़ दें और हम कहेंगे नहीं हम अपने टाइम में ट्रैप्ड हैं और हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम देखेंगे नहीं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तो फिर शायद लिखना बहुत मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि राइटिंग इज़ ऑल्सो एक तरह से अपने समय का दस्तावेज होना चाहिए कि आप अपने समय को ठीक से पकड़ के उसको लिखें और उसको दर्ज करें। डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आप बड़ी बखूबी इस काम को कर रही हैं। प्रतीक्षा जी, मैं बारिशगर पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि लड़कियां जब सयानी होने लगती हैं, टीनेज में आती हैं, तो अपने आप को लेकर बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, टची हो जाती हैं और कभी कभी रिबेलियस भी। बारिशगर का भी एक किरदार है दीवा का, वो इसी तरीके की स्पॉइल्ड ब्रैट है। तो आपको क्या लगता है कि ये सर्कमस्टेंशियल है, सोशल ट्रेंड है, या फिर पेरेंटिंग इशू है? कई बार समय हमारे आसपास इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इट्स अ क्वांटम लीप। जो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो समय जैसे बहुत धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट नहीं था। लेकिन अभी आई थिंक इंटरनेट एज है एंड पूरी दुनिया आपके सामने है। आपको पता है कि अमेरिका में जो एक 20 साल का लड़का है वो क्या करता है, कैसे रहता है, यूरोप में कैसे रहता है, किसी और देश में वो क्या कर रहा है, सबको वो आपके कमरे में, आपके टेलीविज़न और ये सब भी छोड़ दीजिए, आपके फ़ोन में है। सो यू आर कंटिन्यूसली बीइंग कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। तो आज का जो किसी बड़े शहर का एक बच्चा है, उसको मालूम है कि वो जो खा रहा है वो शायद अमेरिका के किसी शिकागो या न्यूयॉर्क में भी बच्चा वही खा रहा है। दे आर कम्प्लीटली अवेयर। और कई बार वो जो दुनिया है और हमारे आसपास की जो रियलिटी है उसमें एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक किस्म का हो सकता है कि एक पीयर प्रेशर टू बी लाइक एवरीबडी एल्स, या दोस्त जैसे बिहेव कर रहे हैं, स्कूल की दुनिया क्या है, घर में पेरेंट्स हैं, पर कई बार मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो बहुत कम समय के लिए बच्चे के साथ हैं, बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा उनके साथ है, उनके इन्फ्लुएंसेस बहुत उनके साथ हैं। इन चीज़ों में अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता तो बच्चे थोड़े भटकने का उनका जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो इन दैट सेंस, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट, शायद ये प्रेशर को हैंडल करना इट्स नॉट ईजी फॉर द यूथ एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज वो भी, हम लोग तो ट्रैप्ड है अपने समय में। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाउ दे आर लिविंग लाइफ नाउ। तो हम जब नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चा हमको समझा नहीं पा रहा, तो पेरेंट्स और बच्चे का अगर एक ट्रस्ट इशू है या शेयरिंग इशू है तो शायद इन चीज़ों को हैंडल करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ रही है सोसाइटी में, बहुत बढ़ रही है। स्पॉइल्ड लड़कियों का या लड़कों का, दोनों का ही कहा जा सकता है। ये पेज मैं पढ़ना चाहूँगी और आपने बारिशगर में जो इसका दीवा का कैरेक्टर इस तरह से डिस्क्राइब किया है। दीवा, उसके भीतर चीख उठती है किसी जहाज़ की आवाज़, कानों के पर्दे फाड़ती, आग बरसाती उसके एकदम ऊपर। इरा, तुम डैड क्यों नहीं बन पाई? तुमने मुझे अबेंडन किया। आई हेट यू इरा, आई हेट यू सो मच। तुमने सिर्फ सरन को देखा, मेरी तकलीफ़ नहीं। मैं कैसे तुम्हें माफ़ करूं? क्यों करूं तुम्हें माफ़? एक सिबलिंग राइवलरी भी इसमें आ जाती है। और ये ऐसे आपने डायलॉग लिखे हैं जिससे बच्चों की तरह सोच कर। प्रतीक्षा जी, हम बारिशगर के और आगे चलते हैं और इसका सफ़र हमें हिमाचल के सेब बागानों से आगे बढ़कर फ्लोरेंस और प्राग की गलियों तक ले जाता है, जहाँ सिगरेट फूंकते लोग, कैफ़े के शोर शराबे, चम्मच और कांटों का संगीत और बियर के ग्लास। कुछ फैमिलियर सा नहीं लगता? हमारे मेट्रो कल्चर में भी ऐसा क्रीपन हो गया है, ऐसा महसूस करते हैं। तो ये क्या है, ये जो यंग जनरेशन कहिए या कोई भी लोग इस तरह इन्वॉल्व हैं, तो ये फुर्सत के क्षण ढूंढने की कोशिश है या फिर ट्रेंडी होने की चाह? मुझे लगता है कि जो यूरोपियन लाइफ है वो हमको यहाँ इंडिया में बैठे बैठे बड़ी रोमांटिक लगती है। मेरी बेटी जैसे कई बार कहती है कि मैं ना किसी यूरोप के किसी छोटे से गांव में किसी कैफ़े में वेट्रेसिंग कर सकती हूँ,
किताब पढ़ती रहूँगी और वेट्रेसिंग करूँगी, कॉफ़ी बनाना मुझे अच्छा लगता है। सो आई टेल हर कि ये बहुत रोमांटिक नोशन है और सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। सो वो दुनिया इतनी सुंदर है ना, हम तो पूरा उसको अंदर तक हम जा नहीं पाते। हमको बाहर से हम घूमने जाते हैं तो मे बी 10 दिन 15 दिन हम घूम कर चले आते हैं और सब सुंदर दिखता है, पर वहाँ की जो लाइफ की दूसरी विसंगतियाँ हैं वो हम पकड़ नहीं पाते। यहाँ पे भी हम सोचते हैं कि वैसे बच्चे आजकल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि नेट हैज़ कनेक्टेड इट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टू योर डोर स्टेप, इन योर हैंड्स, इन योर फोन। या इट्स सो स्मॉल नाउ। तो हर समय रियल टाइम में आपको पता है कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फॉलो दैट। उसमें ये जो पूरा जो जीवन है ना, जो मुझे लगता है छोटे शहरों में फिर भी थोड़ा सा शायद थोड़ा पहले की लाइफ बची हुई है। बड़े शहरों में वो चीज़ खत्म हो रही है। और तो अभी कोई बता रहा था किसी छोटे से शहर की, बनारस के आसपास के किसी जगह की, कोई बता रहा था कि बच्चे सब एक जैसे ना, स्टीरियोटिपिकल, वो एक टिपिकल हेयर स्टाइल और ख़ास तरह से बोलना। तो वो अब मोबाइल तो सबके हाथ में है, हर कोई देख रहा है और सबको लगता है कि यही हमारा गोल है कि हम ऐसे हो जाएं। तो बच्चे सब फॉलो करें, कुछ हर्ड मेंटालिटी में सब चल रहा है अभी। दैट्स द मोस्ट कूल थिंग टू डू। पार्ट ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। आप आर्टिस्ट हैं, कवर पेज पर कभी आपकी पेंटिंग होती है और कभी आप उसकी पेंटिंग की डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। और मैं ये बारिश कर पढ़ रही थी तो उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐसा लग रहा था जिससे आप विजुलाइज करके पाठक के लिए एकदम पेंटिंग जैसा बना देती हैं। तो इसमें घर की ये जो बारिश कर में एक घर है वो ही सब कुछ कह देता है, इस पूरी कहानी को, इसके एटमॉस्फेयर को, इसकी एम्बियंस को। इसको मैं पढ़ना आप पढ़ेंगे इसको? हाँ, ये इरा का घर है। घर भी उलट ही था, दिन में सोता और रात को जागता। किर्र मिर्र आवाज़ें उठती, लकड़ी के भाग सा हवा दर्राती हुई गुजरती। काठ की सीढ़ियाँ अपनी ही भार से दबी कांपती कर्राती। ऊपर का कमरा जाड़ों की अंगीठी के धुएं से काला पड़ा, अजीब सौंधेपन की गंध छोड़ता। बहुत सुंदर, जैसे गर्मी कोने सांधियों में और छत की बल्लियों से उल्टी लटकी धीमे धीमे चू जाती। लकड़ी के चौकोर खिड़कियों में जड़ा शीशा किसी भाप सा धुआंता नर्म रहता, जिस पर पानी की बूंदें टेढ़े मेढ़े निशान के भित्ति चित्र उकारती। कमरे में भूरा अंधेरा छाया रहता, ऐसा जैसा विलास संवरने न कहीं देखा न भोगा, उसके शरीर को धीमे धीमे छूता, जज्ब होता, जीभ पर और त्वचा पर कसैला स्वाद छोड़ता। लेकिन ये कमरा विलास का कहाँ था? इतना सजीव वर्णन, ऐसा डिस्क्रिप्शन आपने किया है कि इस पूरे कहानी की थीम पहले ही पेज पे समझ में आ जाती है। आपने हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक फ्लो सा आप किताब में नज़र आता है। तो ये आप वर्तमान पीढ़ी को चाहते हैं कि ये यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े समझे, इसलिए किया कि ये खुद ब खुद होता गया है कि आप तीनों लैंग्वेजेस का बराबर से यूज़ करते हैं? थोड़ा तो हम लोग सब ऐसा हो ही गया है ना कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। बोलचाल की भाषा में भी हम एक वाक्य में 4 शब्द अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन है, ये रियलिटी है। हाँ, नहीं, इन थिंग भी। और मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेज़ी इज़ द लैंग्वेज फॉर जॉब, फॉर इकोनॉमी, फॉर द मार्केट, तो आप उससे निकल नहीं सकते। आप अंग्रेज़ी, सब, हर बच्चा, आप चाहते कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी ज़रूर बोले, क्योंकि नौकरी की दुनिया वही है, मार्केट की दुनिया वही है। आप बाहर जाते हैं, ये ऐसी भाषा है जो अभी ग्लोबली हर कोई बोलता है। वो जितना हम बोलते हैं वो हमारे बोलचाल की भाषा में आता जाता है। उर्दू मुझे लगता है कि इतनी सुंदर भाषा है, इतनी मिठास है उसमें। उर्दू के शब्द तो मैं लगता है कि ऐसे ही सिर्फ बोलती रहूं ना, वो कानों को इतना मीठा लगता है। तो
उसको मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे भाषाएं सीखना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जो बहुत सी भाषा बोलते हैं मैं उन लोगों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हूँ। वो कहता ना कि मैं जर्मन, फ्रेंच, ये वो सब, बांग्ला, उर्दू सब आता है, तो मुझे लगता है माय गॉड ये कुछ मतलब है बात इसमें, है ना। तो वो मुझे लगता है मैं उर्दू बहुत सीखना चाहती हूँ बैठ के प्रॉपरली। ऐसे हम लोग जब हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा उर्दू तो के शब्द रहते हैं। एक कहानी मैंने लिखी थी जिसमें वो एकदम ही उसका जो पूरा एम्बियंस था वो कहीं मे बी सेंट्रल एशिया जैसे कोई, मतलब बिना नाम की कोई जगह थी जिसमें सब कैरेक्टर्स उस तरह के थे और वो वैसी भाषा बोलते थे। तो उस कहानी को लिखने में मुझे बहुत मज़ा आया था। उस कहानी का नाम था कूचा-ए-नीमकश, और उसमें भाषा बिल्कुल उर्दू जैसी भाषा थी। तो उसको लिखते वक्त जो मुझे मज़ा आया था ना, तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे उर्दू शब्दों का खजाना हो ताकि मैं खूब लिखूँ और खूब मिला कर लिखूँ। और ये कुछ ऐसे अंग्रेज़ी इसलिए नहीं लिखा है कि बच्चों को जल्दी समझ आए, पर इसलिए लिखा है कि बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं आजकल, तो वो जब उनका कैरेक्टर है वो ऐसे ही बोलते हैं। ऑल्दो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुमने अंग्रेज़ी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मुझे लगा कि शायद मुझे कम करना चाहिए, लेकिन जब कैरेक्टर्स बोलते हैं तो शायद ऐसी ही भाषा वो बोलते हैं आजकल, तो इस्तेमाल वही चीज़ मैं कर रही हूँ। अदरवाइज कोई अगर मैं किसी टीनेज के मुंह से एकदम ही हाँ शुद्ध भाषा कहवाऊँ तो बहुत जारी लगेगा, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। एक बात बताइए कि कल्पना और सच्चाई में कितना फासला होता है? क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया जितना? सोशल मीडिया तो मुझे बहुत फेक दुनिया लगती है। इट इज़ मोस्टली अ प्रोजेक्शन। मैं कैसे दिखना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरा चेहरा परफेक्ट है, बेस्ट फोटोग्राफ्स आई पुट देयर, मेरा वेकेशन, मेरी सब अच्छी चीज़ें, है ना। और हर किसी को लगता है कि अच्छा उसकी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है ऑन फेसबुक, तो रियल लाइफ इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। जब हम फोटोज भी डालते हैं अपने, तो अगर 20 फोटो खींचे तो फिर चूज कि सबसे अच्छे इसमें किसमें हम सबसे अच्छे लग रहे हैं उसको हम अपलोड लेते हैं। तो इट्स लाइक दैट। और आप क्या कह रही थी? दूसरा क्या कहा था आपने? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया अभी भी मतलब सोशल मीडिया से एक बड़ा फायदा ये हो कि बहुत लोग लिखने लगे। आप खुद के एडिटर हैं, आपको किसी के लिए आप वेट नहीं कर रहे कि कोई मुझे छापे। दिस इज फॉर यू। You should start your blog page or whatever initially. तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि कोई संपादक आपको छापेगा नहीं छापेगा, आप खुद लिख रहे हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, आपका अपना एक कॉन्फिडेंस भी आता है। यू नो कि आप क्या लिख रहे हैं। आपने खराब लिखा है वो भी आपको पता चल जाता है, तो वो है। लेकिन फिर प्रिंट मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है, और एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है कि लोग चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया तो ठीक है, फिर कोई और मुझे एक्सेप्ट करे और कहे कि आपकी चीज़ बड़ी अच्छी है। ऑल्दो प्रिंट मीडिया में मुझे हिंदी के बारे में कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। मे बी 10,000 20,000। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ऑडियंस है। सो आपने कुछ फेसबुक पे लिखा या ब्लॉग पे लिखा तो यू हैव अ मच वाइडर रीच दैट वे। फिर हाँ, एंड प्रिंट इज स्टिल अ ट्रेडिशनल मीडियम। हो सकता है 10 साल बाद और प्रिंट किसी को पता ही नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन इंटरनेट ओनली। आप सोचती हैं कि सोशल मीडिया ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा यूथ को? सोशल मीडिया ऑलरेडी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पीपल हैव, बहुत ज़्यादा लोग अभी हिंदी लिखने लगे हैं। ये 5 साल 10 साल 5 साल not 10 साल 5 साल में एकदम से आई थिंक बहुत एक्सपोनेंशियली नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, और हर कोई लिख रहा है। पहले क्या था कि आप कुछ लिखते थे एंड यू वुड सेंड इट टू अ मैगजीन, और पता नहीं कोई छापता कि नहीं छापता, सो यू जस्ट वेटिंग फॉर इट कि कोई नहीं छाप रहा मुझे। अब यू डोंट नीड टू वेट फॉर दैट, तो आप लिखते हैं। और ये है कि सोशल मीडिया में, फेसबुक पे या अदर प्लेसेस, आप बहुत ख़राब लोग भी लिख रहे हैं, आई एम नॉट से दैट, बट उसी में कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं,
बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप फेसबुक पे स्टम्बल करते हैं तो इतना सुंदर लिखा है। और मेरे ख्याल से वो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन भी नहीं होगा अगर सोशल मीडिया पे लिखेंगे तो। एंड आई थिंक इट इज ऑल वन मोर थिंग कि जो बहुत सी औरतों ने लिखना शुरू किया, हाउसवाइफ्स, एंड दैट इज समथिंग सो अमेजिंग। मतलब वो खराब लिखना और अच्छा लिखना अलग है एक, पर आप लिख रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना किसी झिझक के। आपने फेसबुक पे लिखना शुरू किया और 4 लोग आकर आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा लिख रहे हैं, तो इट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस। दैट इज समथिंग, वन वंडरफुल थिंग दैट सोशल मीडिया हैज डन। एक सवाल बारिशगर को लेकर के, दीवा, इरा और सरन सब एक बारिशगर की तलाश में लगे हैं। Is it inevitable for a woman to survive without a बारिशगर? I think it's every human being on this earth needs a companion, एक इमोशनल एंकर। सो औरतें हर समय एक पुरुष का आर्थिक रूप से सहारा नहीं चाहती। और अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि बहुत सारी औरतें अकेले रहती हैं, कमाती हैं, दे लिव देयर ओन लाइफ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट लगती है कि वो चाहे एक आदमी हो चाहे एक औरत हो, हर किसी को एक दोस्त चाहिए, एक इमोशनल एंकर चाहिए। वी आर सोशल एनिमल्स, हम अकेले अकेले किसी साइलो में नहीं रह सकते, तो हमको हमेशा कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए। अगर आप कहीं गए और एक अच्छी चाय की प्याली आपको मिली, तो आप एक सिप लेके चाहते हैं किसी को बोले कि ये चाय बहुत अच्छी थी। यू नीड टू डू दैट। और ये जो नीड है, ये बहुत ही नैसर्गिक एक ज़रूरत है। हम ऐसे ही बने हैं इंसान कि हमको हमेशा वी नीड टू कनेक्ट टू समवन। तो वो चूंकि ये कहानी 3 औरतों की है, इसलिए ऐसा लग सकता है कि वो किसी पुरुष की तलाश में है, पर किताब में वो बिलास है, वो भी बहुत अधूरा पुरुष है, अधूरा इंसान है, और शायद वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसको भी उतनी ही ज़रूरत है कि कोई उसकी चीज़ों को, बातों को समझे, उसके मन को समझे और उसको एक सहारा दे, संबल दे। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि एरिस्टोटल अपनी थियरी ऑफ कैथारसिस के लिए प्रसिद्ध है। उनके विचार से जो भी लिटरेचर है वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है। तो क्या कोई भी ऑथर अपनी रचनाओं से, अपने लेखन से अपने विचारों की शुद्धि करता है? इज इट कैथारसिस? मैं लिखने को हमेशा ऐसे देखती हूँ कि ये मेरा एक खुद से गुफ्तगू है, और मैं लिखने के प्रोसेस में शायद अपने आप को कन्फ्रंट करती हूँ कंटिन्यूसली। आई कैन बी एज मैनी पीपल आई वॉन्ट टू बी। जैसे एक्टर्स होते हैं ना, दे प्ले डिफरेंट रोल्स। सो एज अ राइटर आई कैन बी हूएवर आई वॉन्ट टू बी, आई कैन गो वेयरएवर आई वॉन्ट टू बी। और उस प्रोसेस में जो मेरी सारी कमज़ोरियाँ हैं, मेरे जो ताकत है, मेरी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, I can address all that. I can make a character who can be mean and cruel, and in doing so, I'm also facing my own pettiness, my own cruelty. मैं बहुत generous हो सकती हूँ, तो मैं अपने आप को भी, मेरे अंदर की जितने इमोशन हैं, I take them all out. And this is a chance I get कि मैं इसको जी रही हूँ, तो मैं बहुत सारा जीवन जी रही हूँ जब मैं लिख रही हूँ। And incidentally, मेरे बहुत से लिखाई में द प्रोटैगनिस्ट इज ऑलवेज अ मेल। तो पुरुष के मन में घुस के उसकी तरफ से कहानी लिखना, it fulfills my yearning, you know, to be maybe a man, a child, or whatever. Yeah, everything. तो हर समय when I'm writing a character, it's a very visual thing for me, कि मैं उसको completely visualize करती हूँ, उसके फिजिकल अपीयरेंस को, उसके मेंटल मेकअप को, उसके इमोशनल मेकअप को, और फिर मैं उसको लिखती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नाम ही काफ़ी है किसी पूरी कहानी को ट्रिगर कर देने के लिए। तो ये करते समय जो आप कैथारसिस की बात कर रही हैं, शायद वो बहुत सच है। वो हर आर्टिस्ट करता है। कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो अपने अंदर के सारी चीज़ों को निकाल के पेंट कर रहा है, अपना सारा डायलेमा, अपनी खुशी, अपनी जेनरोसिटी, अपना पेटिनेस, सब चीज़ से वो कन्फ्रंटेशन करके फिर उसमें से कुछ निकाल के वो क्रिएट करता है।
प्रतीक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी बातचीत यही समाप्त होती। तो लग रहा है कि आप वाकई आपने बारिश घर में जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, जैसा सोचती हैं वैसा लिखती हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन माइन्यूट है आपका। तो हम सब पढ़ेंगे इसको। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं, हम सब, तो सबके माइंडसेट में ये किताब कितना असर करेगी ऐसा मुझे लगता है। ओपन, आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें। प्रतीक्षा जी। हेलो प्रतीक्षा जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने इंग्लिश में भी लिखी हैं किताबें और हिंदी में भी। ऑफ कोर्स हिंदी में आई थिंक ज़्यादा हैं, बट एनी पर्टिकुलर रीज़न दैट यू चोजन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी? एक्चुअली ऐसा था कि वंस आई स्टार्टेड वर्किंग तो हिंदी की दुनिया थोड़ी पीछे रह गई थी, और अंग्रेज़ी में ऑफिस में भी काम अंग्रेज़ी में होता था, बातचीत भी ज़्यादा अंग्रेज़ी में होती थी। फिर लगभग 2006-07 में जब सडनली इंटरनेट पे ब्लॉग की दुनिया आ गई, पीपल स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी ब्लॉगिंग। अंग्रेज़ी ब्लॉगिंग तो बहुत सालों से चल रहा था, पर हिंदी ब्लॉगिंग स्टार्टेड अराउंड 2006-07। यस। और आई जस्ट स्टम्बल्ड, इधर उधर कुछ करते हुए आई सॉ दिस ब्लॉग एंड समबडी हैड रिटन अबाउट उनका हॉस्टल का, जो टिपिकल एक हॉस्टल एक्सपीरियंस होता है, उसको बड़े मज़े तरीके से किसी ने लिखा था। तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मतलब दिस इज समथिंग यू कैन डू। उस समय 30-40 लोग थे जो हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी जस्ट टू गेट बैक इनटू दैट वर्ल्ड। और हिंदी लिखना तब शुरू किया, देन आई स्टार्टेड राइटिंग, और कहानियाँ, उपन्यास जो सब हिंदी में शुरू किया। फिर बीच में सडनली एक आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू राइट फॉर, जिसके लिए मुझे वो इंडो नॉर्वेजियन प्राइज मिला। वो बहुत मज़ेदार एक स्कीम था इन विच दे हैड इन्वाइटेड राइटर्स टू राइट। सो इंडियन राइटर्स वर सपोज टू राइट on a Norwegian background, and the Norwegian writers were supposed to write on an Indian background. So it was an Indo-Norwegian project. And one of my friends, she is my agent also and my editor, she pushed me कि तुम इसको, why don't you try this? And I said कि come on, I don't do such thing. मैं ऐसे बहुत ही chaotic way में लिखती हूँ and planned way में कोई चीज़ करके कि अच्छा Norwegian background में I'll write a story. I can't do that. And she said कि you just do it. और मुझे लगा सडनली वन डे आई वाज सिटिंग इन ऑफिस एंड आई थॉट कि इट कैन बी अ गेम, कैन आई डू इट? सो आई ओपन नॉर्वे का एक मैप एंड यू नो आई जस्ट सॉ द प्लेसेस एंड सडनली देयर वाज सम म्यूजिक। मैं आई बिलीव अ लॉट इन म्यूजिकलिटी और द टोनैलिटी ऑफ वर्ड्स। तो मैंने कुछ पढ़ा जोर से ना वर्ड्स, एंड आई सेड कि दिस साउंड सो गुड। देन आई स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑफ, अभी विकिपीडिया है, यू कैन फाइंड आउट, गूगल है। So I just found out a little bit about Norway, and then I decided, and the Indian writers could have written either in English or in Hindi. तो मेरे पास फिर भी ऑप्शन था कि मैं हिंदी में लिखूं, but somehow the story came to be in English. And I wrote the story. I had great fun writing the story because उनका खाना, उनके नाम, everything, you know, it was like a journey of exploration. And then incidentally, my story won the first prize also. And I went to Norway. तो मुझे लगा कि मैंने पहली दफ़ा एक अंग्रेज़ी में कहानी लिखी विच वन अ प्राइज, सो मे बी ये लैंग्वेज भी मेरे से शायद सद जा रहा है, मे बी आई कैन राइट इन दिस, यू नो। सो देन उसके बाद थोड़ा अंग्रेज़ी शुरू किया लिखना। नमस्ते प्रतीक्षा जी, मेरा सवाल नहीं है, मुझे बस इतना कहना है कि अभी जब आपको कहा गया कि यू शुड गो फॉर द मेडिटेशन एंड योर रिप्लाई वाज दिस कि मैं पेंटिंग करूं या कहानी लिखूं, कुछ ऐसी चीज़। It was such a awesome thing you said, and I appreciate, and I'm really telling you that कि ये चीज़ ऐसी थी कि जो बहुतों को शायद नहीं समझ में आ रही होगी, very spiritual. So I hats off to you and congratulations. और बारिश के बारे में मैं ज़रूर पढ़ूंगी और लिखूंगी आपको। Please read. Thank you so much. नमस्कार प्रतीक्षा जी, अभी जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि लाइक यू आर फ्रॉम अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड, तो हिंदी लिखना कितना इजीली आपको कैसे आ जाता है? यू नेवर लाइक स्टार्ट की, जैसे मैं कुछ लिखती हूँ तो आई ऑलवेज हैव टू लुक ऑन गूगल कि भाई इसका क्या सही शब्द होगा, क्या होगा। तो हाउ डू यू मैनेज टू राइट सो वेल इन हिंदी, इतना फ्लुएंटली, फ्लो इतना अच्छा आता है आपका? I don't know. It's just that कि मुझे ना अलग अलग शब्द बहुत अपील करते हैं, and I get into it how it sounds.
जैसे मैं रेणु को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, फणीश्वरनाथ रेणु, क्योंकि उनका जो लिखा है उसको अगर आप पढ़िएगा तो वो आंचलिक भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं और उसमें मैथिली होता है, भोजपुरी, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल। एंड जब आप उसको पढ़िएगा तो मेरा हमेशा मन करता है कि मैं उसको टू रीड इट अलाउड, कि वो शब्द का जो एक म्यूजिक है ना वो आपके भीतर आता है। तो somehow ये जो इवन बीच में आई वाज वाचिंग सम टर्किश सीरियल्स ऑन नेटफ्लिक्स, तो मैं देन आई स्टॉप्ड, द स्टोरीज वेर एवरेज बट आई स्टार्टेड वाचिंग देम जस्ट फॉर द लैंग्वेज। तो मैं सबटाइटल्स छोड़ के आई जस्ट लिसन टू व्हाट दे वर सेइंग एंड आई स्टार्टेड कैचिंग वर्ड्स एक्चुअली। और बहुत सारे उर्दू वर्ड्स मुझे मिले उसमें कि वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वही वो बोलते हैं। तो ऐसे ही मुझे फ्रेंच सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उर्दू तो खैर क्या बात है, बांग्ला खूबसूरत भाषा। तो हमारे पास मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप जब बहुत अलर्ट होते हैं उसके म्यूज़िक को सुनने के लिए तो वो आपके भीतर रह जाती है। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत सारा गूगल करती रहती हूँ। Thank you. हाय प्रतीक्षा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुनना बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे भी बहुत शौक है, मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी अपने विचार व्यक्त करती रहती हूँ एंड थोड़ी बहुत एंकरिंग करती हूँ, तो कुछ ना कुछ लिखती हूँ, बोलती हूँ, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ। बट व्हाट आई फील कि जब भी मैं उनको जैसे मेरे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं तो वो जब उंगलियों से कलम पर से जब वो पेपर पर आते हैं, वो बात जब मैं ऐसे नोट्स में लिख रही होती तो वो बात नहीं आ पाती है। फीलिंग्स पता नहीं, मैंने ये नोट किया है कि जब हम पेन से लिख रहे होते हैं पेपर पर तो ज़्यादा निकल कर आती है। इज़ इट ट्रू? और ये मेरे साथ ही ऐसा होता है? आई थिंक सबका राइटिंग प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और ये भी कि वो मेरे साथ जैसे पहले मैंने लिखना शुरू किया तो 2-3 कहानियाँ तो मैं पूरा एवरीथिंग लाइक फर्स्ट पहला अक्षर से लेके लास्ट द एंड तक इट वुड बी इन माई हेड, एक्चुअली इन माई हेड, एंड आई हैड टू जस्ट सिट एंड राइट इट। उसके बाद फिर वो 3-4 कहानी के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। अभी कई बार मैं जब उठाती हूँ लिखने के लिए लैपटॉप अपना, तो मुझे लगता है कि मैं लेखक से ज़्यादा एक पाठक हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि कहानी किधर जाने वाली है। सो इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी फॉर मी ऑल्सो। तो मैंने देखा कि शायद एक शब्द या एक वाक्य से कुछ ट्रिगर होता है, आई नो दैट आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, और मैं बैठ जाती हूँ लिखने और फिर वो कहानी चलती है अपने आप। जैसे ये बारिश कर भी ये काफ़ी समय लगा इसको लिखने में, इट वॉज नॉट डन इन वन गो, क्योंकि मैं 20-30 पेज लिख के फिर मैंने छोड़ दिया था इसको। आई डिडंट हैव टाइम, ऑफिस ये वो करके। उसके बाद फिर 6-8 महीने बाद मुझे लगा नहीं इसको फिर करना चाहिए, सो आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन। फिर कुछ 20-30 पेज लिखे, फिर छूट गया, ऐसे करके बहुत स्कैटर्ड लिखा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीवा का क्या होने वाला है। और अभी किसी दिन मेरे फेसबुक पे एक मेमोरी पॉपअप हुई जिसमें वाइल राइटिंग दिस आई वुड हैव जस्ट आई डोंट डू दैट ऑन फेसबुक एट ऑल, मैं अपने लिखे के बारे में कुछ बात नहीं करती हूँ। लेकिन तब मैंने लिखा कि दारोश को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो आई डिडंट नो कि उसका क्या होगा, एंड अल्टीमेटली ही डिडंट डाई इन द बुक। सो तो अब तक खुद का भी प्रोसेस चेंज होता रहता है। आई थिंक यू ऑल्सो ग्रो इन डिफरेंट वेज। तो मे बी वॉट यूर फीलिंग नाउ शायद बाद में चेंज। या प्रतीक्षा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो आप जिनके विषय में लिखते हैं कहानियों में, वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, काल्पनिक होते हैं, या कोई वास्तविक कैरेक्टर से देख के आप इन्फ्लुएंस होती हैं और उसके ऊपर अपनी कहानी को बेस करती हैं? नहीं, मोस्टली तो इमेजिनरी है, सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन कभी कभी किसी का कोई ट्रेट मुझे मज़ेदार लगता है तो मे बी दैट कम्स इन द कैरेक्टर। या कभी किसी का नाम, मैं नाम से बहुत मुझे कोई कहानी या किताब लिखने के लिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कैरेक्टर्स को नाम दे दूँ, क्योंकि नाम से मेरे सामने वो खड़े हो जाते हैं कि उनका ना फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो ऐसे बात करती। जैसे इसमें दीवा मेरे सामने विजुअली एकदम सामने है कि वो किस तरह की लड़की है, सरन कैसी दिखती है, शी इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी। और नाम, जैसे ही मैं नाम, इसलिए बहुत समय मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स का नाम मुझे मिल जाए।
वो फ्लैश कर जाता है, कभी किसी का कोई नाम सुन लिया तो मुझे लगता है कि ये नाम से मैं कहानी लिख सकती हूँ। जैसे एक मेरी कहानी है छोटी सी, बलम्मा तुम क्या जानो प्रीत, उसमें एक कैरेक्टर है लौंग लत्ती। तो अब वो लौंग लत्ती के नाम से वो पूरी कहानी लिखी गई। सो इट जस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अ स्टोरी। तो ज़्यादातर वो फिक्शनल कैरेक्टर्स ही हैं, नहीं तो हमारे एक मेरे एक बॉस सीनियर होते थे, इज रिटायर्ड नाउ, तो ही न्यू दैट आई यूज्ड टू राइट। तो वो आके मुझे कहते थे कि तुम्हारी अगली कहानी कब आ रही है, मेरे ऊपर तुम कब लिख रही हो। मैं आया कभी किसी कहानी में अभी। So that means कि वो काल्पनिक होते हैं but woven through your own experiences. I think it's always a mix between fiction and fact. और वो किस proportion में आप उसको mix करते हैं, it happens, it's not something very calculative, क्योंकि वो अपने आप होता जाता है या intuitively कुछ होता है। But then I realized कि कभी-कभी मैंने किसी कैरेक्टर को विजुलाइज भी किया है तो on someone that I know, you know, physically वो ऐसा है तो वो कैरेक्टर कुछ उस तरह का हो जाता है। तो that happens, but then I try not to, otherwise कोई कुछ भी कोई आके कह सकता है कि how did you do that, how dare you write about me। नमस्कार प्रतीक्षा जी, जैसा अभी सुषमा भाभी ने बोला, मैं इसी संदर्भ में आपको बोलना चाहती हूँ कि इनका कहना था कि आप मतलब सोचती हैं या असलियत में आपने ज़िंदगी में जिया है। बारिशगढ़ मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन जिस समय भाभी इन कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी तो मुझे मतलब जो हमेशा से लगता था कि मैं जो एक औरत हूँ और हमेशा से लगता है कि मैं एक लता के समान हूँ, जिसको हमेशा एक स्वावलंबन के साथ साथ एक सहारे की दरख्त की ज़रूरत है। शायद ये सच्चाई होगी मेरी जैसी औरतों की, गृहिणियों की, या ये कोई एक झूठ नहीं है, एक काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक बात है जो मैं खुद जी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद कितना भी हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं करियर में या कहीं भी, फिर भी एक इमोशनल नीड तो होती है सबकी ना। यही मैं कहना चाहती हूँ। अब मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपकी किताब, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से जो अपना कुछ है वही शायद इस किताब में। उम्मीद है आपको किताब अच्छी लगेगी। जरूर लगी तो चाहिए। मुझे कभी कभी ये भी लगता है मेरी माँ को मेरा नाम लता ही रखना चाहिए। So sweet। प्रत्याशा जी, आपको जिनके प्रश्न साहित्य की दृष्टि से सबसे पसंद आए, प्लीज उन्हें कलम की तरफ से ये बुकमार्क प्रदान करें। ऑलवेज फॉरगेट कि ये मुझे ना ध्यान से सुनना है कि किस आज हमारे बीच हमारी स्पेशल गेस्ट जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिसेस पूनम सचदेवा जी शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कई NGOs ज्वाइन किए हैं। मिसेस इंडिया शिवांगी मलेटिया के साथ जुड़कर महिलाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पिछले 4 सालों से क्वीन इन द मेकिंग नामक बहुत सक्सेसफुल इवेंट का आयोजन भी करती हैं। पिछले 3 साल से एडमायरा ब्यूटी पैजेंट की जूरी मेंबर है और फैशन तंत्रा नामक मंथली न्यूज़पेपर की एसोसिएट एडिटर भी है। सो आइए पूनम सचदेवा जी, प्लीज़ हमारे गेस्ट ऑथर को मोमेंटो प्रदान करिए। Very warm and pleasant evening, beautiful people. मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रतीक्षा जी को एंड बिग थैंक्स, दिल से आभार श्वेता आपको मुझे इस खूबसूरत इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए। मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ तो मैं कला और साहित्य से इतनी नहीं जुड़ पाई, क्योंकि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास शायद टाइम ही नहीं होता। बट आज जो भी मैं सुन रही थी वो शब्दों का और वो बातों का जो एक अमृत का प्याला था, वो मुझे अपने बचपन में ले गया,
जब मैं 7th 8th क्लास में थी और आई यूज टू वो स्टोरी आपको स्टोरी टेलिंग करनी होती थी तो टीचर्स मुझे खड़ा करके पूरी स्टोरी तुम सुनाओ बिकॉज तुम बहुत अच्छे से बोलती हो। तो आज मुझे वो दिन याद आ गया। तो थैंक यू सो मच श्वेता मुझे वो पुराना अपना बचपन याद दिलाने के लिए। बट यहाँ मैं बस यही कहना चाहूँगी कलम जो है अगर आज कलम नहीं होती तो शायद ये सोसाइटी नहीं होती। बिकॉज जो कुछ कलम ने हमें दिया है पुराने राइटर्स फिलोसफर्स पोएट्स वो सब कलम की वजह से ही आज तक अमर है हमारे बीच में है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो भी उन्होंने लिखा वो खूबसूरती हमारे बीच में आज भी जिंदा है और उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कलम के। ये बहुत ही पावरफुल एक वेपन है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को हमें पहचानने में पूरी मदद करता है। हमारी फीलिंग्स हमारी इमोशंस हम सब एक कागज़ पर सजा देते हैं। सो थैंक यू सो मच श्वेता फॉर हैविंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। आज की शाम को अलविदा कहने से पहले एहसास वुमेन ऑफ आगरा और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से कलम आगरा के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल का धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रतीक्षा सिन्हा जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने व्यस्त अनुसूची से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ आई और आज की शाम पर चार चांद लगा दिए। अपर्णा पोदार जी प्रतीक्षा जी से हमें रूबरू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कलम की इस संध्या में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी। अब आप सबसे गुजारिश है कि अपनी किताब की कॉपीज़ यहाँ से लेकर प्रतीक्षा जी से साइन करवा लें। धन्यवाद।